काफ़ी दिन से मेरा अपने पति से झगड़ा चल रहा था। इस बार मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि इस बार अपनी बात मनवा के रहूँगी। आज जब वो ऑफिस से आए तो मैंने फिर से वही बात की। वह मेरी बात सुनकर अमन मुझे मुझे हैरत से देख रहे थे। अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि जब उन्होंने गुस्से में कहा कि चुप हो जाओ कामनी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने कहा मुझे औलाद चाहिए हर हाल में, आपको समझ क्यों नहीं आता। वे कहने लगे भगवान ने किस्मत में लिखी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझ में इतना सब्र है, तभी आपसे कह रही हूँ कि आप दूसरी शादी कर ली। मेरी बात सुनकर उन्होंने गहरी नज़र से मुझे देखा था। कहने लगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारे सिवा किसी और को आंख उठा के भी नहीं देखा और शायद देख भी नहीं सकता। हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे, या कह के उन्होंने बात खत्म करनी चाहिए। मैंने कहा मुझे आपका बच्चा चाहिए, लेकिन वह मुझे साफ मना करके जा चुके थे। मैं रोई जा रही थी। उन्हें क्या लगता था? क्या यह फैसला मेरे लिए आसान था? मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे। अमन मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं बाज थी। उन्हें जितना बच्चों का शौक था, मैं उन्हें यह सुख नहीं दे सकती। मैंने किस तरह से यह फैसला किया है, यह मैं ही जानती थी। कौन सी औरत ऐसी होगी जो अपने पति को खुद दूसरी शादी के लिए कहे। अमन ने मुझे टूटकर चाहा था। वह मेरे पापा के जिगरी दोस्त के बेटे थे। वह मुझसे शुरू से ही पसंद करते थे। इसलिए जब मेरा रिश्ता अमन से किया गया, हमारी मंगनी हुई, तो उन्होंने तभी मुझसे कह दिया था कि कामनी तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। शादी से पहले मेरी उनसे मंगनी हुई और मंगनी होते ही मैं उनसे शर्माने लगी। वह घर आते तो मैं छुप जाती। वह मेरी छोटी बहन के हाथों मुझे गुलाब का फूल भेजा करते थे और मैं उस गुलाब के फूल को अपनी डायरी में छुपा कर रख लेती। शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी। अपने शादी के जोड़े में जब मैं अपने बेड पे बैठी हुई तो मुझे बहुत शर्म और घबराहट आ रही थी। जब अमन कमरे में आए तो मुझे ऐसे नर्वस देख हुए मुस्कुराने लगे। बड़े ही प्यार से मुझे देख रहे थे। मैं तो यूं ही थी जैसे शर्म से नज़र तक नहीं उठा पा रही थी। वह मुझसे कहने लगे कामनी इधर मेरी तरफ देखो। उनकी बातें और मधुर स्वर सुन के मैं तो और शर्मा गई थी। मैं अपने पलक तक नहीं उठा पा रही थी। कहने लगे ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा यार, मुझे तो आज तुम्हारी आंखों में डूब जाना है। कसम से यकीन नहीं आता कि ऐसे भी कभी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाती है। मैंने तुम्हें चाहा और पा लिया, बड़ी लकी हूँ मैं। बात उन्होंने ही शुरू की थी। मैंने फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछने लगे मोहब्बत करती हो मुझसे। एक तो पहले मुझे शर्म आ रही थी, इस पे उनका यह सवाल मुझे और भी ब्लश कर गया था। मैं बहुत शर्मीली लड़की थी, ऐसे कैसे इजहार कर सकती थी कि अमन मैंने भी तुम्हारे ही सपने आंखों में सजाए हैं। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मेरा चेहरा छोड़ दिया। कहने लगे वो शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन शायद उनकी आधी बातें सुन के मैं परेशान हो गई। कहने लगे मैं तो समझा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम शायद नहीं करती। मैंने झिझकते हुए कहा आपसे किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर वे कहने लगे बस यही तो सुनना था। मैं यह सुनकर और भी शर्मा गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे कहने लगे मुझे प्यार का जवाब हमेशा प्यार से चाहिए, दोगी ना। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने इस बात से सर हिला दिया था। अमन बहुत अच्छे स्वभाव के थे, कोई नखरा नहीं था उनमें, बिल्कुल सादा स्वभाव के थे। मैं बहुत बातूनी किस्म की थी। बस शादी के कुछ दिन तक शर्माती रही, फिर तो मैं कहती रही और वो चुपचाप सुनते रहे। शादी को 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में अमन मुझसे यही कहते कि बच्चों के मामले में मैं कंजूसी नहीं करूँगा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। 2 साल तक जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने अपने सारे चेकअप करवाए। दिक्कत मुझ में ही थी। अमन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बस मैं ही बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थी। अमन को जब यह बात पता चली तो वह बिल्कुल चुप सा हो गए थे। मेरी सास बार बार मुझसे यही कहती कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कब बच्चा होगा, कोई खास परेशानी तो नहीं। अमन कहने लगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कामनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपनी माँ के पास बैठ गए, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगे माँ प्रॉब्लम मुझ में है,
यह कह के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चुपचाप खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। उन्होंने मेरी लाज रख ली। कहने लगे, मैं ही बाप नहीं बन सकता। मेरी सास ये सुनकर कहने लगी, डॉक्टर झूठ बोलता है, देख लेना भगवान तुझे चांद जैसा बेटा देगा। कमरे में जाकर जब मैंने कहा कि आपने झूठ क्यों बोला, तो वह कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि माँ तुम्हें ताने दे। मैं भी रोने लगी। वे कहने लगे, कोई बात नहीं, हम वैसे भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद अमन ने मुझसे कभी यह नहीं कहा कि उसे बच्चा चाहिए या उसे बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं समझ सकती थी, जब भी उसकी बहनें घर आती, उनके बच्चे उनके साथ आते, तो अमन का बच्चों के साथ प्यार मुझे अंदर से तोड़कर रख देता था। वह जब भी बच्चों को देखते तो मुझे भी भूल जाते। मुझे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि जैसे मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं सौतन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार हम एक जगह शादी में गए थे। वापस आए तो मैं अमन से कहने लगी, आपने देखा वे जो आपकी दोस्त की वाइफ प्रिया है ना, कैसे बन-ठन के आई थी। साड़ी उस पर ज़रा सी भी अच्छी नहीं लग रही थी। और वो मिसेस किरण को देखा आपने, इतना ज़्यादा मेकअप किया था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराए, फिर कहने लगे, सच बताओ तो मैंने पूरी महफिल में बस एक ही लड़की को देखा था जो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी नज़र किसी भी तरह दूसरी औरत की तरफ उठती ही नहीं। क्या करूं इसका? यह बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़का था। मैं फ़ौरन खड़ी हो गई। उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, कौन है वो लड़की? किसे देख रहे थे आप? उन्होंने प्यार से मुझे अपने करीब किया और कहने लगे, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखता। अमन की ऐसी बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक जाती थी। शादी को 7 साल बीत चुके थे। लोग मुझे बहुत बातें सुनाने लगे थे। बार बार कहते, अपनी औलाद अपनी होती है, या ना हो तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अभी तो जवानी है, पता नहीं चलेगा, लेकिन बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास होगा। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मैं अपनी मोहब्बत बांट नहीं सकती थी। छोटे देवर की शादी हुई तो मेरी सास ने हमें अलग कर दिया था। अमन का काम बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें अलग घर ले लिया। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने चिड़ियाओं को पालना शुरू कर दिया। अपना दिल लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। काम करने के लिए मेरे पास नौकरानी आती थी। अमन को घर आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरे दिल में अजीब से ख्याल उठने लगते। वे ज़रा सा बीमार हो जाते तो मैं बहुत परेशान हो जाती। बार बार मुझे लोगों की बातें याद आने लगती कि आज अगर तुम लोगों का कोई बच्चा होता तो बुढ़ापे में तुम लोगों का सहारा बनेगा, वरना बूढ़े हो जाओगे तो कौन तुम लोगों को पूछेगा। यह सोच मुझे बहुत परेशान करती थी। एक बार मेरी नौकरानी आई तो अपनी बेटी को साथ ले आई। उसकी बेटी 19 से 20 साल की थी, काफ़ी सुंदर थी और भोली भाली भी थी। उस नौकरानी के और भी बच्चे थे। कहने लगे, सिर्फ एक घर के काम से हमारा घर नहीं चलता मेम साहब, इसलिए आज से यह आपके घर का काम करेगी और मैं दूसरे घर का काम पकड़ लूँगी। मैंने कहा ठीक है। इसलिए नौकरानी की बेटी, जिसका नाम राधा था, मेरे घर काम करने लगी और मुझसे बातें भी करती थी। कहती थी कि मेरे माँ बाप को कोई और काम नहीं है बच्चे पैदा करने के अलावा। मैं उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। मेरी हंसी पर वह कहती, मैं सच कह रही हूँ मेम साहब, मैं 20 साल की हो गई हूँ और मेरे माँ बाप अभी भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपको पता है, 4 दिन पहले मैं माँ को डॉक्टरनी के पास ले गई थी। मैंने कहा, वह क्यों? तो वह कहने लगी, बच्चा गिरवाने। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं 20 साल की होकर अपनी ही भाई बहन को गोद में उठाती फिरूं। पहले ही दर्जन भर भाई बहन हैं हम लोग। वह अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी शादी क्यों नहीं करती? मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली थी। कहने लगी, मेरी शादी के लिए दहेज कहाँ से लाएंगे? माँ कभी मेरी शादी नहीं करेगी, उसे तो बस मुझसे नोट कमवाना है। अब आपका काम करके फ्री होंगी तो दूसरे के घर काम के लिए भेज देगी। बच्चा पैदा यह करे और पालूँ मैं, यह भी कोई बात है? मैं तो उसकी बातें सुनकर ठंडी आ भरती रही। भगवान जिसे देने पे आता है वहाँ दर्जनों बच्चे दे देता है, जिन्हें पेट भर खिलाने के लिए भी उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, और जहाँ हर चीज़ होती है वहाँ औलाद नहीं होती। मैं तरसती थी कि मेरा कोई बच्चा हो, मैं उसे हर खुशी दूँ, प्यार करूँ, उससे अपना सब कुछ दे दूँ। अमन ने मुझसे बहुत बार कहा कि हम किसी का बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं,
मैं कहती मैं उसे कभी वह प्यार नहीं दे सकती जो अपने बच्चे से कर सकती हूँ। बैठे बैठे मेरे दिमाग इस पर सोचने लगा, क्यों ना मैं इस लड़की की शादी अमन से करवा दूँ। लेकिन इस शादी का मैं किसी और से जिक्र नहीं करूँगी। जैसे ही बच्चा पैदा होगा वह बच्चा मैं रख लूँगी और इस काम के लिए इस लड़की को काफ़ी पैसे दे दूँगी, जिससे उसकी कहीं और शादी हो सके। उसकी माँ बहुत लालची औरत थी। हालांकि मैं उसे शादी हालांकि मैं उसे अच्छी खासी सैलरी भी देती थी, राशन भी देती थी, लेकिन फिर भी वो रोना रोती रहती कि मेरे पास कपड़े नहीं है, खाना पीना पूरा नहीं होता, वगैरह वगैरह। और यह लड़की भी मेरे दिए गए कपड़े देखकर बहुत खुश होती। कहती आपके कपड़े बहुत अच्छे और महंगे होते हैं। मैंने सोचा अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सबको यही बताऊंगी कि यह बच्चा मेरा है, मुझ पे बचपन का धब्बा भी उतर जाएगा, बच्चा भी अमन का होगा। सबसे मुश्किल काम यह है कि मैं अमन को मनाती तो कैसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी मानेगा। मेरी सास वैसे भी कह चुकी थी कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारी पत्नी में है। तुम अपनी पत्नी का इल्ज़ाम खुद पे लगा रहे हो। पता नहीं मेरी सास को कैसे ऐसी बातों का शक हो जाता। कहने लगी अमन अभी तो जवानी है, जरा सा बुढ़ापा आ गया तो मेरी बात याद करोगे। समय मत गवाओ, दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैं कहती माँ कह चुका हूँ प्रॉब्लम मुझ में है, कामनी में नहीं। इसलिए आप बार बार कहकर मेरी कमी मेरे सामने मत रखा करो। मेरी सास कहती मैं सब जानती हूँ, अपनी पत्नी की मोहब्बत में ऐसे कह रहे हो, लेकिन याद रखना एक समय आएगा कि तुम इस समय को याद करोगे। बुढ़ापे में तुम्हारे सहारे की ज़रूरत होगी और कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। अपनी औलाद तो अपनी औलाद होती है। भगवान ने इसकी इजाज़त दी है कि पहली पत्नी से औलाद नहीं हो सकती तो दूसरी शादी कर ले। तुम क्यों नहीं कर रहे शादी? मेरे दिमाग में आने वाले इस प्लान पर अमल करके बात छुपी भी रह सकती थी और इस लड़की को भी दहेज के पैसे मिल सकते थे। सब कुछ हो सकता था, लेकिन अगर अमन मान जाए तो। आज जब वो घर आए तो मैंने उसका फेवरेट खाना बना रखा था और खुद बनाया था, वरना मैं लोगों की बातों की वजह से ज़्यादातर डिप्रेशन में रहने लगी थी। खाना भी नौकरानी से ही बनवा देती, लेकिन आज मैंने खुद बनाया था। अमन ने पेट भर खाना खाया था। मैंने कहा कि खाना तो मैंने आज अपने हाथों से बनाया है। अमन कहने लगे तुम्हारे हाथ का स्वाद तो मुझे पहले निवाले में ही पता चल जाता है। प्लीज़ यार तुम रोज़ बनाया करो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहती कि उसका मूड बहुत अच्छा हो तो मैं उससे बात करूं। रात को मेरा दिमाग उलझ रहा था। हालांकि मैं रात को नींद और एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाकर सो जाती थी, लेकिन क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी इसलिए आज जाग रही थी। रात को जब वो मेरे करीब आने लगे तो मैंने उनसे कहा कि अमन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहने लगे हाँ कहो ना, क्या कहना है? मैंने कहा पहले वादा करें आप मेरी बात मानेंगे। उसने बिना मेरी बात सुने ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कहने लगा वादा है, आज तक तुम्हारी किसी बात को मना किया है? मैंने कहा आप दूसरी शादी कर ले क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। यह सुनकर उसने फ़ौरन ही अपना हाथ खींच लिया। मुझसे कहने लगे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई हो क्या? अमन ने सख्ती से मुझसे बात की थी। मैं उठकर बैठ गई, वो भी उठकर बैठ गए। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर ले। मैंने कहा मेरा धैर्य जवाब दे चुका है, मुझे बच्चा चाहिए। अमन लोग ठीक कहते हैं, आज हम जवान हैं लेकिन कल को बूढ़े भी होंगे, फिर कौन पूछेगा? अमन कहने लगे मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, किसी अनाथ आश्रम से बच्चा ले आते हैं, पुण्य भी मिलेगा। मैंने कहा मुझे आपका बच्चा चाहिए क्योंकि किसी और के बच्चे पे मुझे वैसा प्यार नहीं आएगा जैसे मुझे आपके बच्चे पर आएगा। वे कहने लगे मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैंने कहा झूठ बोलते हैं आप मुझसे। मैं जानती हूँ आपको बच्चों से बहुत प्यार है। आपकी बहनों के बच्चे आते हैं तो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने बच्चे से नहीं करेंगे? वे कहने लगे मैं जानता हूँ कि तुम दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत को देखना तक पसंद नहीं करता, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं कर ही नहीं सकता, समझी ना? जब मैंने जिद शुरू की तो वो मुझे छोड़ के कमरे से बाहर निकल गए। कहने लगे आइंदा मुझसे इस बात पे बहस ना करना। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए मैं उसे तैयार करके रहूँगी, और फिर मैंने वैसा ही किया। अमन की शादी राधा से करा दी। वह रात मैंने बेचैनी से काटी थी। सुबह कमरे से बाहर निकलते ही अमन ऑफिस चले गए थे। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस गुस्से भरी नज़रों से ही मुझे देख रहे।
मैं बेचैनी से राधा के कमरे में गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था, क्योंकि बेड पर चादर जैसी बिछी थी वैसी ही थी। यहाँ तक कि गुलाब की पत्तियां भी वैसी की वैसी थी। राधा नीचे कालीन से अपनी रजाई और तकिया उठा रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। मैंने कहा, क्या है यह सब? वह रूठे स्वर में कहने लगी, आप साहब से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साहब ने रात को? वह चलती हुई सामने सोफे के पास रखे छोटे से टेबल के पास आई, जो शीशे का था। वहाँ से सिगरेट की डिब्बी को उठाया और मेरे सामने कर दिया, जिसमें बहुत सारे बुझे हुए सिगरेट थे। कहने लगी, यह किया साहब ने पूरी रात सोफे पे बैठकर। मुझे जितने बच्चे हो जाने की जल्दी थी, उतना ही अमन मुझे आजमा रहा था। मैं चाहती थी बस एक रात में सब कुछ हो जाए। मैंने आज की रात बड़ी मुश्किल से काटी थी। सीने पर सांप लौटते हुए महसूस होते थे। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। मैं चाहती थी ऐसी रात मेरी ज़िंदगी में बहुत कम आए, मुझे और तकलीफ का एहसास कम हो। लेकिन आज की रात भी उसने बर्बाद कर दी। राधा को देखा तक ना था, उसे बेड पर बैठने तक नहीं दिया। वह राधा से यह कह रहे थे कि बेड पे बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है, इस पर सिर्फ मेरी पत्नी कामनी का अधिकार है। कमरे में आते ही उन्होंने कहा कि जाकर अपने कपड़े बदलो और मुंह धोकर आना। वह कहने लगी, मैंने कपड़े बदले और जब मैं उनके सामने आई तो कहने लगे, बेड पर नहीं बैठना, अपना तकिया रजाई उठाओ और ज़मीन पर लेटकर सो जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी सारी बातें सुनी, लेकिन कोई और रास्ता ना था। वह बता रही थी कि सारी रात साहब जी सिगरेट पीते रहे। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें सूजी क्यों है? क्या रात रोती रही हो तुम? वह कहने लगी, साहब जी मुझे बहुत ज़ोरों से डांटा था। मैंने कहा, अच्छा, तुम चिंता मत करो। रात को जब अमन आए तब भी गुस्से में ही थे। मुझे गुस्से से देखा और सीधा राधा के कमरे में चले गए। उन्हें तो देखकर ही राधा घबरा जाती थी। मैंने कहा, जाओ अपने कमरे में, तो वह नहीं में सिर हिलाने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ना मैम साहब, ना, मुझसे यह सब ना होगा। इससे अच्छा या तो कि मैं रोहित की मन्नतें कर लेती, बिना दहेज के मान जाए और अपनी माँ को इस शादी के लिए राजी कर ले। मैं और परेशान हो गई थी। अगर राधा ने मना कर दिया तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर तुम्हारे साहब से बात करती हूँ। तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती। मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे चुकी हूँ। तुम्हारी माँ भी मुझसे पैसे ले जा चुकी है। मैंने इस बात को संभालने की कोशिश की थी। मैं कमरे में चली गई। अमन बड़े गुस्से में वहाँ बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगे, क्या कर रही हो तुम इस कमरे में? निकलो यहाँ से बाहर। मैंने दरवाज़ा बंद किया और जाकर अमन के बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, यह सब क्या है? वह कहने लगे, क्या है? तुमने अपनी मनमानी कर ली ना कि मैं शादी कर लूँ, तो मैंने कर ली, लेकिन इससे ज़्यादा तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती, समझी ना? मेरी मर्जी, मैं इसे अपनाऊँ या ना अपनाऊँ। बस वह मेरी पत्नी की हैसियत से इस घर में रहेगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं उन्हें सच नहीं बता सकती थी, लेकिन मैंने सच नहीं बता सकती थी। मैंने किस वजह से उनकी शादी राधा से करवाई। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वह मुझे ही बुरा भला कहते कि अपनी मतलब के लिए तुम एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं चाहती थी सब कुछ खामोशी से हो जाए। जैसे ही बच्चा होता मैं अमन से कह के डाइवोर्स दिलवा देती, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ तो अमन उसे हाथ लगाने को तैयार ना थे। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या करूँ। मैंने उनसे कहा कि वो आपकी पत्नी है, उसका भी कुछ अधिकार है आप पर, क्यों आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं? वे कहने लगे, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखना भी पसंद नहीं करता। शादी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मेरी आंखों में फौरन ही मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। मैं चाहती थी कि दिन से रात ना हो और अमन का बच्चा मेरे गोद में आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यह सब कैसे करूं। ऐसा क्या करूं कि वह दोनों करीब हो जाएं। वह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था। राधा बस उसके नाम की पत्नी थी। मुझे बस एक ही तरीका मिला था जिससे कि वो दोनों करीब हो सकते थे, और वह था कि मैं यहाँ से चली जाती। मैं हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ से चली गई और घर में सिर्फ राधा ही थी।
जब अमन घर आते तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने भाई विकास के पास लखनऊ जाना चाहती हूँ और एक हफ्ता वहीं रुकूंगी। यह सुनकर अमन मुझे गुस्से से देखा था। वे कहने लगे, और इस नौकरानी को क्यों यहाँ रखा है? यह भी इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करके जाओ। मैंने चिल्लाकर कहा कि नौकरानी नहीं, आपकी पत्नी है वो। वो कहने लगे, खैर जो भी है, इसका कुछ इंतजाम करके जाना, यहाँ नहीं रखूँगा मैं इसे। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? वह यहीं रहेगी और आपका ख्याल रखेगी। कोशिश कीजिएगा कि उसे उसका हक दे दीजिएगा। यह कह के मैंने अपने बैग में कपड़े डालने शुरू कर दिए। वे गुस्से से कमरे से बाहर चले गए। कमरे का दरवाज़ा भी जोर से बंद किया। मैंने अपने कपड़े बैग में डाले। राधा को भी मैंने अपनी अलमारी की चाबी दे दी। मैंने कहा, इसमें सुंदर सुंदर कपड़े हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो अमन ने मेरे लिए अपनी पसंद से खरीदे हैं। मुझे यकीन है कि वह कपड़े अगर तुम पहनोगे तो वह तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। मैंने उसे ब्लैक कलर की साड़ी निकाल कर दी थी। उसे पहनाना भी सिखाया था। शायद मैं दुनिया की पहली पत्नी होंगी जो अपनी सौतन को अपने पति का दिल बहलाने का तरीका बता रही थी। उसे यह समझा रही थी कि उसे किस तरह से अमन का दिल जीतना है। सब कुछ उसे बताकर अपना पूरा घर उसके हवाले करके मैं अपने भाई के पास लखनऊ आ चुकी थी। लेकिन मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ ही था। मैं रोज़ राधा से फ़ोन पर बात करती थी। मुझे यहाँ आए हुए बस 3 दिन ही हुए थे कि जब मैं राधा से पूछ रही थी कि अचानक उसने फ़ोन अपनी तरफ से बंद कर दिया था। लेकिन फ़ोन बंद नहीं हुआ था। रात के 10 बजे का टाइम था। मुझे पीछे से अमन की आवाज़ आई थी। कहने लगा था, राधा मेरे कमरे में आओ। जी साहब, आई कहकर वह चली गई थी और मुझे लगा मेरे हाथ से फ़ोन गिर जाएगा। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हालांकि यह सब मैं खुद चाहती थी। आज उसने मेरे कहने पर ही ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं रात भर नहीं सो पाई। अगले दिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वह शर्माई शर्माई सी थी। कहने लगी, जो आप चाहती थी वह हो चुका है। मुझे वैसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हो पाई। एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जो मैं बच्चे की खातिर दे रही थी। 5 दिन मैंने राधा से फ़ोन पर बात नहीं की और यह 5 दिन मुझे किसी सदियों से कम नहीं लग रहे थे। जब मैं वापस गई तो अमन के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी और राधा तो जैसे पहले से भी ज़्यादा निखर गई थी। कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही थी। उसने नए कपड़े पहने थे। मुझे देखकर कहने लगी, आपके लिए पानी लेकर आऊँ? मैंने कहा कि हाँ। मैं कमरे में गई तो अमन ने मुझसे बात नहीं की थी। जब राधा मुझे पानी देने लगी तो कहने लगे, तुम क्यों दे रही हो? किसी और नौकरानी से कह दो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, बल्कि इस घर की मालकिन हो। अमन की बात ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन राधा बहुत घबराई हुई थी। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बस खुशखबरी का इंतजार था, जिसकी खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। अमन जब ऑफिस चले गए तो मैंने राधा से कहा, तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं पहने? वे कहने लगी, साहब जी ने मना किया था। कह रहे थे कि तुम कामनी की उतरन नहीं पहनोगी, बल्कि तुम्हें मैं अपनी पसंद से अलग से कपड़े ला कर दूंगा। फिर कहने लगी, मेम साहब, आपको पता है, साहब जी मुझे शॉपिंग पे ले गए थे। मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए, जूते दिलाए, पर्स दिलाए, बहुत सारी शॉपिंग करवाई। मैंने कहा, ठीक है, यह तो अच्छा हो गया। हालांकि मैं यह जो कह रही थी ऊपर के मन से कह रही थी, लेकिन मेरे अंदर हलचल सी मच रही थी। 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से काटा था। मैं जब से आई थी अमन ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते तो राधा के साथ बैठकर खाते और उसी से अपनी प्लेट में खाना डलवाते। उसी से फरमाइश करते, मेरे लिए यह बना लेना, मेरे लिए वह बना लेना। मुझे तो देखते तक नहीं थे, मैं रोती रहती। राधा कुछ दिन बाद पेट से हो गई। फिर तो अमन उसी के होके रह गए। सारे घर पर अब राधा का राज चलता था। मेरी हैसियत तो बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। जब मैंने राधा से कहा कि अब वो अपना बच्चा मुझे दे तो वह पैसे लेकर चली जाए, तो उसने साफ मना कर दिया। अमन भी कहने लगे कि वह कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अमन कहने लगे, यह शादी मैंने तुम्हारी मर्जी से की थी, लेकिन निभाऊंगा अपनी मर्जी से। मैंने अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। तो आप ही लोग बताइए, क्या मैं गलत थी? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।